नमस्कार। ऑनलाइन वीडियोस की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इन वीडियोस में हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण संबोधों के बारे में। गत वीडियो में हमने बात करी थी परिस्थिति की, जिसे अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं, और समाजशास्त्र में परिस्थिति का संबंध एक पद से होता है, पोजीशन से होता है। लेकिन परिस्थिति अकेले नहीं होती है। जी हाँ, हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि परिस्थिति के संग जुड़ी हुई होती है उसकी भूमिका। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमिका के बारे में, सामाजिक भूमिका के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सोशल रोल के नाम से जाना जाता है। ये कहना गलत कतई नहीं होगा कि परिस्थिति और भूमिका दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। जहाँ परिस्थिति है वहाँ भूमिका स्वाभाविक है, और जब भूमिका की बात आती है तो परिस्थिति के बगैर वो संपन्न नहीं होती है। इसीलिए राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में जब बात की थी परिस्थिति की, तो उन्होंने भूमिका को भी स्पष्ट रूप से डिफाइन किया था। ये कहना कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है, गलत नहीं होगा। परिस्थिति में व्यक्ति बंध जाता है और परिस्थिति के अनुरूप उससे आचरण या व्यवहार करने की अपेक्षा समाज करता है। इसीलिए परिस्थितियां धारण की जाती हैं, जबकि भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है। जैसी परिस्थिति है उसी प्रकार की भूमिका को निर्वाहन करने के लिए एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। और ये देखने को आसानी से समाजशास्त्र की भाषा में या समाजशास्त्री विद्यार्थी होने के नाते या समाजशास्त्री शब्दावली का प्रयोग करने के लिए ही कही गई बात नहीं है। अपितु सामान्य रूप से भी हम इसे देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने स्टेटस के अनुसार अपने रोल को प्ले करता है। इसीलिए एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से संबंधित दायित्वों का निर्वाह करता है, उससे संबंधित सुविधाओं और विशेषाधिकारों का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका कहते हैं। और एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका बन जाती है। इसीलिए जो भूमिका है वो गतिशील है, वो गत्यात्मक पक्ष है जो देखने को मिलता है, और चूंकि वो स्टेटस से जुड़ा हुआ होता है, वो परिस्थिति से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए व्यक्ति सदैव ही परिस्थिति के अनुसार ही अपनी भूमिका करता है। ये कहना कतई गलत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है समाज में जिसके पास परिस्थिति नहीं है, और जब व्यक्ति के पास परिस्थिति है तो जाहिर सी बात है उसके पास उसकी भूमिका भी होती है। इसीलिए समाज में सदैव ही परिस्थिति और भूमिका एक साथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो फेयरचाइल्ड कहते हैं, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य है या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि एक शिक्षक है, तो उसकी अपनी भूमिका है। पद हो गया शिक्षक का, उससे जुड़ी हुई उसकी कुछ भूमिकाएं हैं। वो किस प्रकार से पढ़ाता है, छात्रों से अंतर्क्रिया करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, अपने साथियों के संग में उसका व्यवहार कैसा है, शिक्षक जगत में उसकी पहचान किस प्रकार से है। ये सब उसकी विविध भूमिकाएं हैं जो परिस्थिति से जुड़ी हुई हैं। तो जो व्यवहार उसके द्वारा किया जाता है वो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित पहले से ही किया जा चुका है, सिर्फ वो उसका निर्वाहन करता है, उसके अनुरूप कार्य करता है। ये परिभाषा फेयरचाइल्ड के द्वारा दी गई थी। इलियट और मैरल का कहना है कि भूमिका वह कार्य है जिससे वह यानी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। अब व्यक्ति की जैसी उसकी परिस्थिति है
जो उसकी परिस्थिति है, एक पिता के रूप में एक व्यक्ति की भूमिका है, एक शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका है, एक साथी के रूप में उसकी भूमिका है। यानी व्यक्ति जब अनेक परिस्थितियां धारण कर रहा है तो वो प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप जो व्यवहार करता है, जो कार्य करता है, वही उसकी भूमिका का निर्धारण करती हैं। इसीलिए सामाजिक भूमिका के दो आवश्यक तत्व माने जाते हैं। पहला है प्रत्याशाएं, जिसे अंग्रेजी में एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, और दूसरा है बाह्य व्यवहार यानी कि एक्सटर्नल बिहेवियर। प्रत्याशाएं नाम अपने आप में ही कह रहा है कि हर पद के संग, हर भूमिका के संग कुछ व्यवहार अपेक्षित हैं, उनकी प्रत्याशाएं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है। यानी प्रत्येक परिस्थिति का जो धारक होता है उसे इस बात की जानकारी होती है कि उससे किस प्रकार के आचरण की आशा अन्य परिस्थितियों या अन्य संबंधित लोगों की होती है, और इसी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही वो अपना कार्य करता है। सपोज एक स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से जानता है कि उसके पेरेंट्स की उससे क्या अपेक्षा है, उसके टीचर्स की उससे क्या अपेक्षा है, समाज की उससे क्या अपेक्षा है, और इन सभी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप एक स्टूडेंट कोशिश करता है, प्रयास करता है कि वो वैसा कार्य करे जिससे वो इन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सके। इस प्रकार से सामाजिक भूमिका का एक्सपेक्टेशंस या प्रत्याशाएं एक महत्वपूर्ण पद या तत्व होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व या एलिमेंट होता है आप उसका एक्सटर्नल बिहेवियर यानी बाह्य व्यवहार। केवल मानसिक स्थिति ही भूमिका के लिए पर्याप्त नहीं होती है, अपितु ज्ञानात्मक जागरूकता और अपने दायित्वों व कर्तव्यों को व्यवहार में अनुमोदित करना पड़ता है। आपको पता है एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक उसे आप अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में अप्लाई नहीं करते हैं, उसी के तरीके से कार्य नहीं करते हैं, तब तक वो सफलता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक व्यक्ति इस बात के प्रति सजग रहता है कि समाज की उससे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या प्रत्याशाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन्हें वो किस प्रकार से फुलफिल कर सकता है और किस प्रकार से वो उन्हें पूरा करेगा, वो उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देता है। जैसे एक पिता की अपनी परिस्थिति होती है, उसी के संग में उसकी जुड़ी हुई भूमिका होती है। माँ की अपनी परिस्थिति है, उसके संग जुड़ी उसकी भूमिका है। इस तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति एक ही समय में कई सारी परिस्थितियों से जुड़ा होने के कारण कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करता है, और यही भूमिका जो होती है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष या गतिशील पहलू बन करके सामने आती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक भूमिका की कुछ प्रमुख विशेषताओं की। तो भूमिका सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवहार पर सीमाएं लगाती है और व्यवहार को निर्धारित ढंग से चलाने में सहायता करती है। हर व्यक्ति अपने से जो उसके लिए एक्सपेक्टेशंस हैं और उसका व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए, इसके लिए सजग रहे, जागरूक रहे, तो अपने आप समाज में उसका व्यवहार मर्यादित रहता है, संयमित रहता है, और समाज में एक नियम और व्यवस्था बनी रहती है। तो भूमिका व्यक्ति के व्यवहार को सीमाओं में बांध देती है कि किस प्रकार का व्यवहार उसकी परिस्थिति को शोभा देता है, और उसे उसी तरीके की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए जिससे कि समाज में नियम और व्यवस्था बनी रहे। भूमिका एक तटस्थ शब्द है, इससे स्पष्ट नहीं बोध होता कि आचरण या व्यवहार अच्छा है, बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है। ये एक तटस्थ शब्द है। अब ये डिपेंड करता है सोसाइटल कंडीशंस के ऊपर कि उसे अच्छा या बुरा कैटेगराइज कैसे किया जाता है। एक व्यक्ति को किसी एक परिस्थिति के संबंध में कोई एक भूमिका ही नहीं निभानी होती है, वरन उस परिस्थिति से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के साथ विभिन्न ढंग से ही भूमिका निभानी पड़ती है। इसी को ही भूमिका पुंज कहा जाता है। यानी वो कैसे एक पोजीशन पर
रोल को प्ले करता है और उस रोल को प्ले करते समय, अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार से अंतर्क्रिया करता है, उसे भूमिका पुंज कहते हैं। और समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती है, बल्कि वो हमेशा दूसरी परिस्थितियों और भूमिकाओं के संदर्भ में ही देखी जाती है। भूमिका गतिशील है, परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जाती है। आपको वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए वेरियस टीचर्स मिलते हैं और हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना ढंग होता है। तो भूमिका तो शिक्षक की यही है कि वे किस प्रकार से छात्रों तक ज्ञान पहुंचाए, उनकी मदद करे, उनको उस विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रदान कर उन्हें भी योग्यता प्रदान कराए। लेकिन इस कार्य को सभी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं और विभिन्न समयों और संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से भूमिका दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति उसे दी गई भूमिका का निर्वाह उसकी योग्यता, उसकी व्यक्तिगत क्षमता, उसकी रुचि और मनोवृत्ति आदि के आधार पर करता है। जी हाँ, जैसे हम घर में भी देखते हैं कि कुछ परिवारों में बच्चों को सब काम खुद करना सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने कपड़े समेटें, वो किस प्रकार से घर को साफ सुथरा रखें, वो खुद की चीज़ें कैसे व्यवस्थित रखें। तो एक तो ये तरीका है, या फिर आगे से आगे उनका काम करके उनको दिया जाए, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये भूमिका को किस प्रकार से परिवारजन निभाते हैं, इस पर निर्भर करता है। व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वो समाज में जाना जाता है वो उसकी मुख्य भूमिका होती है और बाकी छोटी छोटी भूमिकाएं सामान्य भूमिकाओं की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार से सामाजिक भूमिका समाजशास्त्र में ही नहीं, हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसीलिए व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय सावधान और सजग रहना होता है, क्योंकि उसके द्वारा की गई भूमिका ही समाज की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती हैं और उसके द्वारा किया गया बाह्य व्यवहार ही समाज में नियम व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक भूमिका से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाओं के बारे में, जैसे भूमिका पुंज, रोल सेट। एक व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से संबंधित भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती है। यानी एक ही परिस्थिति से संबंधित कई बार व्यक्ति को अनेक भूमिकाएं निभानी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें एक टीचर की, तो एक शिक्षक की भूमिका, परिस्थिति तो शिक्षक के रूप में है, लेकिन उसके छात्रों की उससे अपनी अपेक्षाएं होती हैं, उसके कलीग्स की उससे अपेक्षाएं होती हैं, पूरी कम्युनिटी की उससे अपेक्षाएं होती हैं, प्रिंसिपल की उससे अपेक्षाएं होती हैं और ये सारी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं। हालांकि इन सभी में जो अंडरलाइन फैक्टर होता है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, वो यकीनन नियम और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग के रूप में तो होता है, लेकिन हर व्यक्ति की उससे जो प्रत्याशाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। तो मर्टन ने सुझाव दिया है कि वास्तव में किसी परिस्थिति के साथ एक निश्चित भूमिका नहीं होती, बल्कि भूमिकाओं का एक पुंज होता है, जिसे भूमिका पुंज कहते हैं। एक अन्य अवधारणा जो कि सामाजिक भूमिका से जुड़ी है, उसे विविध भूमिकाएं कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती हैं। कि भाई अगर आपकी परिस्थिति का अध्ययन किया जा रहा है एक पिता के रूप में, आपकी भूमिका अलग हो गई, एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका अलग हो गई, एक मित्र के रूप में आपकी भूमिकाएं अलग हो गई। तो ये विविध भूमिकाएं हैं जो व्यक्ति अपनी विविध परिस्थितियों के संग निभाता है। और देखने में आता है कि जब व्यक्ति कई विभिन्न भूमिका पुंज होते हुए अपने जीवन को जीता है, तो ऐसी परिस्थितियां भी विकसित हो जाती हैं जहां व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभाने में किन्हीं दो भूमिकाओं में डिफिकल्टी महसूस होती है।
वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा होता है और वहां पर डेवलप होता है भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। व्यक्ति भूमि का संघर्ष, भूमि का तनाव या भूमि का खिंचाव का शिकार हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है, वो उन दोनों में कोरिलेशन नहीं बिठा पा रहा होता है कि किस तरीके से अपनी भूमिका को वो अच्छे से संपादित कर सके। उदाहरण के तौर पर कई बार देखने को आता है कि आफ्टर मैरिज आपको नौकरी भी अच्छे से अपनी देखनी है और आपको अपने परिवार की नई जिम्मेदारियां भी देखनी है, क्योंकि उन नई जिम्मेदारियों में आपसे नई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चाहे वर्किंग बॉय है या वर्किंग गर्ल है, मेल या फीमेल हैं, दोनों ही कई बार भूमिका संघर्ष की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि वो ये डिसाइड, उनमें एडजस्टमेंट उस समय नहीं हो पा रहा होता है कि कौन सी भूमिका को प्रायोरिटी वाइज किस प्रकार से वो सेटल करे, और यहाँ पर भूमिका संघर्ष देखने को मिलता है। एक और अवधारणा जिसे हम सामान्य रूप से देखते हैं वो है भूमिका दूरी। हालांकि इसका प्रतिपादन गॉफमैन ने किया, जिनके अनुसार आधुनिक समाजों में व्यक्तियों को अनेक प्रकार की भूमिकाएं निष्पादित करनी होती हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका से ऊब जाता है या उसे अपनी भूमिका अरुचिकर लगने लग जाती है, तो वो उस भूमिका के निष्पादन से दूर रहने का प्रयास करता है, जिसे रोल डिस्टेंस या भूमिका दूरी के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कई बार मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने काम से या टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए या किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जब अपने काम से करता रहता है, तो एक बार उसे ऐसा लगता है कि उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और इस ब्रेक से वो वापस कहीं बाहर घूमने जाए, अपने फ्रेंड्स के संग टाइम बिताए, जिससे वो रिफ्रेश हो, अपनी एनर्जी को गेन करे और पुनः एनर्जाइज होकर के फील्ड में वापस आए। इसे भूमिका दूरी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भूमिकाओं के प्रकार की। भूमिका परिस्थिति दो प्रकार की होती है, ठीक उसी रूप में भूमिका भी दो प्रकार की होती है। परिस्थिति की भांति राल्फ लिंटन ने भूमिकाओं को भी दो भागों में विभक्त किया। उनके अनुसार एक है प्रदत्त भूमिका और दूसरी है अर्जित भूमिका। जो भूमिकाएं व्यक्ति को समाज का स्वाभाविक सदस्य होने के नाते निभानी पड़ती हैं, वो उसकी प्रदत्त भूमिका होती है। जैसे एक बालक का जन्म एक परिवार में होने से ही पिता की भूमिका निश्चित हो गई व्यक्ति की, या अगर वो दादा बना है तो दादा की भूमिका उसकी निश्चित हो गई, पहले से उसके कोई भाई बहन है तो वो भूमिका निश्चित हो गई। इस प्रकार से व्यक्ति को जो स्वाभाविक रूप से मिली हुई भूमिका है, उसकी परिस्थिति से जुड़ी हुई, वो उसकी प्रदत्त भूमिका होती है। और जो भूमिका हम अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अर्जित भूमिका के नाम से जानते हैं। जैसे एक डॉक्टर, एक टीचर, एक वकील, ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि व्यक्ति जब अर्जित करता है तो जाहिर सी बात है उसके अनुरूप व्यवहार करने में भी वो उसे अर्जित गुणों के संग ही कर पाता है। एक डॉक्टर बनने के लिए अपनी कुछ निश्चित भूमिकाएं उसे निभानी होती हैं, एक टीचर बनने के लिए उसको भी एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। यानी जो भी अपना प्रोफेशन को वो अडॉप्ट कर रहा है, अर्जित करता है अपनी मेहनत से, अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से, उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए वो अर्जित भूमिका और प्रदत्त भूमिका को निभाता है। इस प्रकार से राल्फ लिंटन ने इन दोनों परिस्थितियों के बारे में विस्तार पूर्वक, इन दोनों भूमिकाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इस प्रकार से हम यह समझ चुके हैं कि परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, नई चीजें जीवन में सामने आने पर कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके संग क्या हो रहा है या उससे वो कैसे सेटल करे अपनी प्रॉब्लम्स को। लेकिन ये भी एक सत्यता है कि अगर समाज में नियम और व्यवस्था को बनाए रखना है तो व्यक्ति को परिस्थिति और भूमिका के संबंध को समझना होगा और अपने आप को उसके अनुरूप व्यवहार करने के लिए तैयार और तत्पर करना होगा।
समाज एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। समाज व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक समाज का प्रत्येक सदस्य परिस्थिति के अनुरूप अपनी निश्चित भूमिका का निर्वहन करे। ये दशा परिस्थिति और भूमिका का संतुलन कहलाती है। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से इतने संबंधित है कि इन्हें परस्पर पृथक नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों को ग्रहण किया जाता है और भूमिकाओं को अदा किया जाता है। जब भी आप कोई परिस्थिति ग्रहण करेंगे तो जाहिर सी बात है उस पद के संग ही आपकी भूमिका भी जुड़ जाएगी। अतः ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति के संग अपनी भूमिका के लिए भी जागरूक रहे, और जब वो उनके विशेषाधिकारों का उपभोग करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा तो अपने आप समाज में उसकी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, और जो कार्य समाज उपयोगी है, समाज के लिए हितकारी है, निश्चित नियमों के अनुरूप है, या इस प्रकार से है कि समाज में व्यवस्था हमेशा बनी रहे, तो अपने आप ही वो कार्य समाज में सम्मान को प्राप्त करता है, और जो उस भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है उसके प्रति भी समाज में एक प्रतिष्ठा निर्मित होती है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय धारणा है, एक समाजशास्त्रीय घटना है। इसके विपरीत भूमिका को सामाजिक मनोविज्ञान की धारणा या घटना कहा जाता है, क्योंकि भूमिका को हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से निभाता है। तो जो व्यक्ति जिस अनुरूप उस भूमिका को ग्रहण करता है वैसा ही उसका व्यवहार परिलक्षित होता है। इसीलिए ये कहना कतई गलत नहीं है कि समाज में हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति से अपनी पहचान बनाता है, लेकिन उसका जो गत्यात्मक या गतिशील पक्ष है जिसे हम भूमिका कहते हैं वो उसके कार्यों में परिलक्षित होती है, और उसकी प्रतिष्ठा के निर्धारण में व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। अगर परिस्थिति के रूप में देखा जाए तो जब व्यक्ति एक पद को हासिल करता है तो उसके संग में उसकी भूमिका स्वाभाविक ही जुड़ जाती है, और उसके द्वारा किया गया वो व्यवहार जो कि समाज की प्रत्याशाओं या एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप होता है, लेकिन उसके बाह्य व्यवहार में ही प्रकट होता है, उससे उसकी पहचान बनती है। अतः इसे ध्यान देना सदैव आवश्यक है कि परिस्थिति और भूमिका सदैव आपस में संबंधित रहती हैं, और सुचारू रूप से समाज के संगठन के लिए, नियमबद्धता के लिए प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करे।